अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी साइकोलॉजी की क्लास है और हम आज क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट वीक मैंने आप लोगों को एक सैम्पल पेपर सॉल्व करके दिखाया था। आज हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है। जो इससे पहले आप लोगों को वैसे ये मिल भी गया होगा और मैंने कहा भी था आप लोगों से कि सभी बच्चे पहले से इसे सॉल्व करके आएंगे ताकि इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आज टच कर पाएँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर आएगा जो एक्चुअल पेपर होगा। यहाँ ऊपर जैसे उर्दू में भी इंग्लिश में भी आपका जो पेपर आएगा इसी तरह से दो लैंग्वेजेस में आएगा। आपको इसको गौर से देखना है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ऊपर एक इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि इस क्वेश्चन पेपर में 48 सवाल यानी कि 48 क्वेश्चंस और 15 प्रिंट शुदा सफ़ात हैं। पेजेस की का काउंट बता दिया गया कि कितने पेजेस हैं। आप सबसे पहले उन पेजेस को गिनेंगे, है ना, और क्वेश्चंस को भी गिनेंगे कि कितने क्वेश्चंस हैं। अगर यहाँ पे लिखे हुए क्वेश्चंस आपको आप देखते हैं, आप नहीं पाते कि उतने क्वेश्चंस नहीं है, तो आप फौरन इन्विजिलेटर से कहें कि हमारा क्वेश्चन पेपर चेंज किया जाए। ठीक है, हो सकता है कुछ पेजेस उसमें से गायब हों, है ना। तो आप सबसे पहले अपना क्वेश्चन पेपर इस तरह चेक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ अपना रोल नंबर लिखेंगे। आपको रोल नंबर दे दिया गया होगा, आपका जो एडमिट कार्ड आपको मिला होगा उसमें रोल नंबर एक लिखा होगा, वो रोल नंबर आप यहाँ लिख देंगे। रोल नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे 215341809621, इस तरह से कोई भी रोल नंबर हो सकता है। मैंने बहुत जल्दी से फिल किया है, लेकिन आप लोग जल्दी से फिल नहीं करेंगे। आप इत्मीनान से एक एक हर्फ को, एक एक गिनती को बहुत ही क्लीन लिखेंगे, एकदम साफ सुथरा। अच्छा, एक और बात, आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए बॉल पेन यूज करेंगे, जेल पेन कोई यूज नहीं करेगा। ठीक है, ये एग्जाम्स में रूल होता है कि आप बॉल पेन यूज करें। अच्छा, ज्यादा बॉल पेन ले जा सकते हैं आप, जरूरी नहीं है एक ही पेन लेके जाएं, बल्कि 2 या 3 पेन लेके जाइएगा, क्योंकि अगर बीच में आपके एग्जाम में पेन रुक जाए या ना चले तो फिर आप दूसरा पेन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीला और काला दोनों रंग का पेन लेके जाइएगा। शुरुआत की जितनी भी फिल करने वाली चीजें हैं ये ज्यादातर अच्छा होगा कि आप ब्लू पेन से फिल करें। ठीक है, ब्लू बॉल पेन से। अच्छा, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़िएगा, हर पेपर में आपको ये पढ़ना जरूरी है। उससे पहले आपको, जैसे आपका एग्जाम टाइम शुरू होने वाला है उससे पहले आपको पेपर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ना समझें कि आपका टाइम खराब हो रहा है इन्हें पढ़ने में, बल्कि आपको इसको पढ़ने के लिए अलग से टाइम दिया जाता है और इनको जरूर पढ़ें और सारे पॉइंट्स को पढ़ें। ठीक है, जैसे आम हिदायतों में पहली हिदायत है, तमाम सवालात के जवाबात आपको दी गई जवाब किताब में देना होगा। पता चला जो ऑप्शंस हैं आप क्वेश्चन पेपर में ही टिक कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर में मत टिक कीजिएगा। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें याद नहीं रहेगा, पर अगर आप पढ़ के गए तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में कोशिश करें कि कुछ लिखे नहीं आप लोग। ज्यादा से ज्यादा कोई क्वेश्चन आपने कर लिया है तो पेंसिल से टिक लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें 4-4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उनको बच्चे क्या सोचते हैं कि हम क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व कर लें। ऐसा नहीं है, आपको वो भी आंसर शीट में ही करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले से बता दिया गया है कि आपको ये क्वेश्चन पेपर शुरू में दे दिया गया, लेकिन उसके बाद आपको एक आंसर शीट भी मिलेगी, उसमें आपको सॉल्व करना है पेपर। इसके बाद इस सवालनामे को पढ़ने के लिए 15 मिनट का वक्त मखसूस किया गया है। तो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर पहले पढ़ना है और उसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आपको उसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं एडमिट कार्ड में कि कितने बजे, कितनी देर पहले आपको वहाँ पहुँच जाना है जहाँ आपका एग्जाम सेंटर है, कितनी देर पहले आपको एंट्री ले लेनी है। वो सारी चीज़ें आपने अपने एडमिट कार्ड में पढ़ ली होंगी, और अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो वो उनको अच्छी तरह पढ़ें और जहन नशीन कर लें। इसके बाद जब आप अंदर एंटर हो जाएंगे और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी, उसके बाद जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा तो 2:15 बज रहे होंगे तकरीबन। उससे 2:30 बजे तक आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन पेपर शुरू से आखिर तक पढ़ना है। देखिए, इससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो शुरू में ही हमें ये समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन पेपर हमारा कैसा है। ठीक है, और वहीं हमें ये भी पॉइंट आउट करने में आसानी हो जाती है कि कौन से क्वेश्चंस हमें पहले करने हैं। अब ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि हम पहले नंबर से शुरू करेंगे, सवाल नंबर 1, फिर 2 और फिर 3 और लाइन से सारा करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अच्छा आ रहा हो, आप उस क्वेश्चन का नंबर डालें और उसका आंसर पहले कर दें। हो सकता है आखिरी क्वेश्चन आपको सबसे पहले सबसे अच्छा आ रहा हो और आपको ये खदशा हो कि आप भूल सकते हैं इसको, उस डिटेल में जो जितना भी आपको याद है, तो आप उसको पहले कर लें जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छी तरह से आ रहा है। अच्छा,
घड़ी जरूर लेके जाएं सब बच्चे, वो सुई वाली घड़ी होती है ना, डिजिटल वॉच को आमतौर पे मना कर दिया जाता है। वैसे तो बहुत से एग्जाम हॉल ऐसे भी हैं जहां पर घड़ी लगी हुई होती है, लेकिन ऐसा हम रिस्क नहीं ले सकते, तो सब बच्चे एक छोटी सी घड़ी खरीद लें जिसके अंदर वो सुई वाली घड़ी होती है ना, सुई से टाइम बताती है, वो वाली लीजिएगा। डिजिटल वॉच आमतौर पे रख ली जाती हैं, उसका मिसयूज हो जाता है। इसके बाद उम्मीदवार को सवालनामे के पहले सफ़े पर अपना रोल नंबर लिखना ज़रूरी है, जो कि हमने शुरू में देखा। क्वेश्चन पेपर के शुरू में आ गया था ना कॉलम, जहाँ पे आपको अपना रोल नंबर वगैरह लिखना था, तो वो आप ज़रूर करें। बराए करम सवालनामे को चेक करें ताकि ये तस्दीक हो सके कि सफ़हात की कुल तादाद और सवालात की कुल तादाद जो कि पहले सफ़े के ऊपर प्रिंट की गई है वही है। ये भी चेक करें कि सवालात तसलसल के मुताबिक हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपको 15 मिनट दिए जा रहे हैं, उसमें आप पूरा क्वेश्चन पेपर, ऊपर शुरू में लिखा वही था कि इसके अंदर 48 क्वेश्चंस हैं और 15 पेजेस हैं। आप सबसे पहले पेजेस गिनेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस गिनेंगे, और क्वेश्चंस में भी आप ये ज़रूर देखेंगे कि वो लाइन वाइज हैं कि नहीं है, मतलब एक के बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन है। कहीं ऐसा ना हो कि पता चला 1 2 3 4 फिर 16 नंबर क्वेश्चन आ गया, उसके बाद 7 8 9 फिर 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो कहीं सीक्वेंस बिगड़ा हुआ तो नहीं है। ये अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो भी आप वहाँ पे जो इन्विजिलेटर मौजूद होंगे उनको फौरन बताएंगे, ठीक है। इसके बाद अशिया की अक़साम के सवालात के लिए आपको सवाल में दी गई 4 मुतबादिल में से किसी एक का इंतखाब करना है, यानी A, B, C और D, और अपना सही जवाब आपको दी गई जवाब किताब में दर्ज करना है। तो वो वाली बात आ गई यहाँ पर, जो 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जो मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन पेपर में सॉल्व नहीं करना है, बल्कि आपको जो आंसर शीट मिलेगी उसमें आपको A, B, C या D जो भी आपका सही ऑप्शन है, सिर्फ उस सही ऑप्शन को लिखना है। अच्छा, कुछ बच्चे क्वेश्चन भी उतारना शुरू कर देते हैं और आंसर भी पूरा शुरू उतार देते हैं करना, या मान लीजिए ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, तो पता चला चारों ऑप्शंस उतार रहे हैं आंसर शीट पे। ऐसे आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना है, तो आप सिर्फ वही वाला ऑप्शन लिखेंगे जो उसका सही आंसर होगा आंसर शीट में, ठीक है। पढ़ेंगे अपने क्वेश्चन पेपर में, फिर क्वेश्चन का नंबर डालेंगे आंसर शीट पे। चलिए मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ करके। ये आपका पेज है फॉर एग्जाम्पल, और क्वेश्चन नंबर 1 आपको आ रहा है, पहले आपने उसको लिखा क्वेश्चन नंबर 1 बस। इसके बाद आप इसका सही ऑप्शन लिख देंगे, और जो भी सही ऑप्शन होगा, फॉर एग्जाम्पल A होगा तो, और A में आगे आंसर क्या है वो आंसर भी लिखेंगे, ठीक है। 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन आप पूरा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। स्मॉल A भी बना सकते हैं, ये तो मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया, स्मॉल A भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद तमाम सवालात बमशमूल अशिया की अक़साम के सवाल, यानी कि MCQs, ये अशिया की अक़साम, ये उर्दू में थोड़ा वैसे लिखा हुआ है, MCQs को समझ लीजिए आप। तो मखसूस वक्त में के अंदर जवाब देना है, और अशिया की अक़साम के सवालात के जवाब देने के लिए कोई अलग वक्त मुकर्रर नहीं है। मतलब ये कि बता दिया गया है कि सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लिमिटेड टाइम के अंदर ही आपको ख़त्म करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो उनके लिए अलग से टाइम मिलेगा, और आपके सब्जेक्टिव या तफसीली जवाबात हैं तो उनके लिए अलग से जवाब टाइम आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन पेपर मिला है आपको वो पूरे 3 घंटे के लिए है, और सारा आपको 3 घंटे के अंदर ही सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद जवाब किताब में कोई शनाख्ती निशान बनाना या रोल नंबर को मखसूस जगहों के अलावा कहीं भी लिखना उम्मीदवार की नाअहली का बायस बनेगा। अब ऐसा होता है कि कुछ बच्चे लास्ट में लिख देते हैं, सॉरी मैम ये आंसर मुझे नहीं आ रहा, या कुछ और लिख दिया, या अपना नंबर लिख दिया, या नाम लिख दिया। कुछ ऐसी चीज़ें लिख देना जो गैर ज़रूरी हैं, आपके क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड उनका कुछ लेना देना नहीं है, तो उन चीज़ों से आप बचें, क्योंकि उसमें समझा जाएगा कि बच्चा जो है चीट करने की कोशिश कर रहा है, या इसको आंसर नहीं आता। या इसमें ये बात भी लिखी है, आपको अपना रोल नंबर उसी जगह पर लिखना है जहाँ पर आपसे कहा गया है कि रोल नंबर लिखा जाए। ऐसा नहीं है कि पता चला आपने शीट में कहीं पे लास्ट में रोल नंबर लिख दिया, या कोई ऐसी पहचान या निशानी बना दी जिससे आपका शुबा हो कि आपकी पहले से एग्जामिनर से कोई सेटिंग हो गई है, ठीक है। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी है। अब मैंने आपको क्लियर कर दिया ना। आप ये वाले इंस्ट्रक्शंस जैसे मैंने कहा आपको, ये आप ज़रूर पढ़ेंगे, और अगर यहाँ पे इस तरह से टाइम दिया हुआ है आपको कि 15 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है,
तो फिर जरूर मिलेगा। और अगर वो आपको टाइम नहीं देते तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं इन्विजिलेटर से। आप कह सकते हैं कि सर देखिए यहाँ पे 15 मिनट का टाइम दिया गया है, वो टाइम आप हमें दीजिए। देखिए जो भी आपका हक है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपको मांगना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन, पहले आप पढ़िएगा इसको, इंस्ट्रक्शंस को, लेकिन अगर टाइम नहीं लिखा हुआ तो फिर आप आवाज मत उठाइएगा, ठीक है। अगर लिखा है टाइम और फिर वो टाइम आपको नहीं दे रहे 15 मिनट का, तो फिर आप ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा, ठीक है। वहां जो मौजूद होते हैं ड्यूटी पे लोग, उनसे आप फौरन ऑब्जेक्शन करके ये बात कह सकते हैं कि देखिए सर हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम 15 मिनट का, तो हमें टाइम आप दीजिए। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि आप टाइम पर वहां पहुंचे, बल्कि टाइम से पहले आप लोग अपने एग्जाम सेंटर पहुंच जाएं। आधा या 1 घंटे का कुछ बताया जाता है आपके एडमिट कार्ड में कि इतने घंटे पहले आपको पहुंचना है, तो वो आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। वैसे भी आपकी बहुत अच्छी बात है कि दोपहर की टाइमिंग है, तो सुबह वाले में तो थोड़ा इशू हो जाता है कि जल्दी जल्दी सुबह में नहीं मिल रही कोई सवारी या कुछ ऐसा। दोपहर में आपके पास बहुत टाइम है, आप बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। और आप लोगों के जो सेंटर पड़ते हैं वो भी बहुत दूर नहीं पड़ते हैं, आपके एरिया के हिसाब से ही होते हैं, है ना, ठीक है। चलिए जवाब किताब पर अपना सवाल नामा कोड नंबर, देखिए आपके क्वेश्चन पेपर पे कोड नंबर होता है, जैसे ये देखिए ये कोड नंबर है क्वेश्चन पेपर का और ये सेट नंबर है। जब आपको आंसर शीट मिलेगी, आंसर शीट में भी कॉलम्स होते हैं, जगह दी जाती है, रोल नंबर, नेम, ये सारी चीजें लिखने की। नाम लिखने की तो नहीं होती खास आमतौर पे, लेकिन रोल नंबर की, डेट की, आपका एनरोलमेंट नंबर, सेंटर क्या है, सारी चीजें उसमें पूछी जाती हैं। साथ ही आपके क्वेश्चन पेपर का कोड पूछा जाता है, तो आप कोड में ये लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते नहीं बल्कि लिखना ही है आपको, ठीक है। इसके बाद सवालनामा सिर्फ अंग्रेजी उर्दू में है, ताहम अगर आप चाहें तो मुतअद्दिद जबानों में किसी में से भी एक में जवाब दे सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसी चॉइस मिलती है, देखिए जरूरी नहीं है कि आपको मिले या ना मिले, ठीक है। अगर ये आपकी इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि आप अपनी सहूलत के हिसाब से किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं, तो आपको जो लैंग्वेज सबसे अच्छी आती है, इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, या नीचे अगर वहां पे आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे इंस्ट्रक्शन मिले आपको कि आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, तो आप किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं जो आपको सबसे अच्छी तरह से आती है। किसी को हिंदी अच्छी आती है, किसी को उर्दू अच्छी आती है, किसी को इंग्लिश अच्छी आती है। लेकिन एक काम जरूर करें कि एक ही लैंग्वेज में पेपर दें। ऐसा ना हो पता चला कि आपको 2 क्वेश्चन इंग्लिश में अच्छे आ रहे हैं, फिर तीसरा आपने उर्दू में लिख दिया, चौथा हिंदी में लिख दिया। नहीं, जो क्वेश्चन पेपर की आप आंसर शीट में अपने पहले शुरू का पेपर आंसर करेंगे, जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे वही लैंग्वेज कंटिन्यू करनी है पूरे पेपर में, ठीक है। इसके बाद अच्छा, इसमें एक और चीज लिखी है, यहाँ पर एक वार्निंग लिखी है। ये लिखा है कि अगर आप कोई भी और लैंग्वेज चूज करते हैं, जो आपके क्वेश्चन पेपर आपको मिला, आपको मीडियम के हिसाब से क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अगर आप हिंदी मीडियम से, आपको हिंदी वाला क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उर्दू मीडियम से हैं तो उर्दू वाला क्वेश्चन पेपर मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि हिंदी और उर्दू दोनों मीडियम के साथ इंग्लिश में जरूर होता है पेपर आमतौर पे, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई और जबान चूज करते हैं, मान लीजिए आपने उर्दू वाला पेपर आपको मिला और आपको दिल कर रहा है कि हम हिंदी में पेपर दें, तो यहाँ साफ तौर पे लिखा है कि अगर आपको क्वेश्चन को समझने में परेशानी हो रही है कि आप पेपर तो हिंदी में दे रहे हैं और क्वेश्चन पेपर उर्दू में है और आपको मसला हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी है, क्योंकि आपको आपके मीडियम के हिसाब से, जो मीडियम आपने अपने एग्जाम फॉर्म में भरा था शुरू में, एडमिशन फॉर्म में, वही आपका मीडियम चलेगा और उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अगर आप एग्जाम टाइम पे अपने मीडियम चेंज करके किसी और लैंग्वेज में पेपर देना चाह रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी खालिस तौर पे आपके ऊपर होगी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ते हैं। ये वाली बातें तो आपको याद ही होंगी कि टोटल 48 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करना लाजमी है ना, कंपलसरी है सारे क्वेश्चंस करने, कोई क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, और अगर छोड़ते हैं तो फिर उसकी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी, यानी कि उसके नंबर कटेंगे। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन ए के बारे में बताया है कि 1 से 20 तक के सवाल जो हैं वो एमसीक्यूज हैं और सभी 1 नंबर के हैं, और ये बात तो हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस कर ही ली थी। तो आपको इसका 1 वर्ड आंसर आएगा आपको बस सही ऑप्शन को चूज करना है। इसके बाद 21 से लेके 32 तक के सवालात
जो हैं उनमें से 21 से 29 जो हैं वो 2 नंबर वाले हैं और 30 से 32 जो हैं वो 4 नंबर वाले हैं। ये सारे जो सेक्शन ए है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का है, मारूजी सवालात का है। ये वाली बात हम कर चुके हैं। यानी कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपको ऑप्शन सही वाला चूज करना है या 1 वर्ड या 2 वर्ड आंसर देने हैं इसमें। इसके बाद जो आपका सेक्शन बी आता है ये पूरा सब्जेक्टिव है आपका। इसको आपको लंबा यानी कि तफसीली जवाबात लिखने हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे, इसलिए अभी इसको स्किप करते हैं हम। अब हम क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, दीज काइंड्स ऑफ हेल्थ हैजार्ड सच एज एपिलेप्सी, मेमोरी डिस्टर्बेंस, विजुअल ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स आर ड्यू टू, किस वजह से हैं? ये सेहत के खतरात जैसे मिर्गी, याददाश्त की खराबी, बसरी समई कमजोरियों की वजह है। कौन सी किस्म की आलूदगी जो है वो इन सब का रीजन बनती है? कौन जवाब देगा? जल्दी से जवाब दीजिए। नेक नामपुर वाले बच्चे जवाब देंगे। चलिए, मैं तो अचानक से पूछूंगी किसी से भी अब, ठीक है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, हवा की आलूदगी। टूबा कह रही हैं इस्लाहुन्निसा से कि ऑप्शन डी होगा। और कोई बताइए, ये कौन कह रहा है? मैसूर वाले बच्चे कह रहे हैं हवाई आलूदगी। आप असरा जामिया जैन कह रही हैं शोर की आलूदगी। और ये नेक नामपुर वाले क्या कह रहे हैं? आप लोग बताइए। ऑप्शन बी आएगा, शोर की आलूदगी। ऑप्शन बी, शोर की आलूदगी। आरजू कह रही हैं शोर की आलूदगी। जी, इस्लाहुन्निसा संभल, 2 ही बच्चे हैं, बाकी कहाँ हैं? पानी की आलूदगी। ऑप्शन सी, पानी की आलूदगी। अब एक बच गया, इसको भी कोई कह दीजिए भीड़। ओके, नेक नामपुर वाले बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी, हवाई आलूदगी। सबसे ज्यादा जो हमें वोट मिले हैं वो है ऑप्शन डी को। तो इसमें से सही कौन सा है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम देखते हैं दूसरी किस्म की आलूदगी से भी हो सकती है ना। जैसे विजुअल, ये हवाई आलूदगी की वजह से भी हो सकती है। आंखों में जलन होना, आंखों की कमजोरी का होना, ये हवा की आलूदगी से हो सकता है। लेकिन ऑडिटरी, सुनने की जो ताकत है उसमें कमी का आ जाना, ये खालिस तौर पे शोर की वजह से होता है ऐसा, है ना। तो अभी हम 2 चीजें देख रहे हैं और दोनों अलग अलग हमें समझ में आ रही हैं। इसके अलावा कानों का और इस तरह का मसला जो है वो हो सकता है कुछ हद तक भीड़ की वजह से, वहां पे भी शोर होता है, ये भी हो सकता है। लेकिन एपिलेप्सी और मेमोरी डिस्टर्बेंस, अब हमें इन पे थोड़ा सा फोकस करना है कि ये किस पे है। तो देखिए पानी की आलूदगी, तो हमारा इसमें कोई सा भी ऐसा नहीं आ रहा जिसके अंदर, पानी की आलूदगी के अंदर आमतौर पे जिस्मानी बीमारियां ज्यादा थी। याद है आपको? छूत की बीमारी, डायरिया वगैरह, है ना, इस तरह की चीजें उसके अंदर ज्यादा थी। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, ये सारी थी। तो पानी की आलूदगी तो नहीं होगा, है ना। देखने में और सुनने में मसला हो रहा है तो यहाँ पे भीड़ वाला भी बिल्कुल नहीं हो सकता। बात आती है हवाई आलूदगी की और शोर आलूदगी की, जिन्हें ज्यादा वोट भी मिले हैं। तो अगर हम हवाई आलूदगी की बात करें तो हवाई आलूदगी से हमारी मेमोरी का क्या लेना देना है? क्या हवाई आलूदगी हमारी याददाश्त पे फर्क डाल सकती है? वो हमारे सांस में फर्क डाल सकती है ना। हमें फेफड़ों की बीमारी हो सकती है, सांस की बीमारी हो सकती है, कैंसर वगैरह जैसी चीजें हो सकती हैं। लेकिन क्या वो हमारे दिमाग पे असर डाल सकती है? एपिलेप्सी होता है मिर्गी की बीमारी का होना। ये दोनों चीजें जो हैं ये हमारी शोर की आलूदगी से मुत्तसिल हैं। आप देखिए जब ज्यादा शोर होता है तो आप याद नहीं कर पाते कोई चीज। होता है क्या ऐसा? एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं, शोर हो रहा है आसपास, क्या आप याद कर पाते हैं? नहीं कर पाते, तो मेमोरी डिस्टर्बेंस हो रहा है। इसके अलावा ज्यादा शोर की वजह से कान खराब हो जाते हैं ऑडिटरी में, यानी कि सुनने वाली जो समई हमारी ताकत है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो 2 ऑप्शन हमारे जो हैं वो शोर की आलूदगी से मैच खा रहे हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो शोर की आलूदगी, या इंग्लिश में कहें तो नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, जिन बच्चों ने ये बताया वो ठीक है।
लेकिन जहां तक मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है, मेरे ख्याल से मिर्गी, याददाश्त की खराबी और समय, ये 3 जो ऑप्शंस हैं ये आपके नॉइज पॉल्यूशन से ज्यादा होते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि कुछ चीजें हैं, कुछ बीमारियां हैं जो आपको अलग अलग पॉल्यूशन से भी हो सकते हैं। फिर आपको सारे ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। हवाई आलूदगी से सेहत को लाहक होने वाले खतरात से आप वाकिफ हैं, माना जाता है। मिर्गी, हाँ देखो, अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने जी, शाबाश, वेरी नाइस। ठीक है, मुझसे यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। क्लैप कीजिए मैसूर वाले बच्चों के लिए, इन्होंने बिल्कुल सही पकड़ा। ये जो है ये हवाई आलूदगी से ही होगा। ठीक है, चलिए इसको कट कर देते हैं। लेकिन असल में क्या होता है कि कुछ चीजें इसके अंदर जो हैं ये नॉइस पॉल्यूशन से भी रिलेटेड हैं, इस वजह से मेरा जहन जो है सीधा नॉइस पॉल्यूशन की तरफ गया। तो आप देखिए इस तरह से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिनको आपको जरा ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद इसी का या वाला दूसरा ऑप्शन है। देखिए इस तरह से ऐसा हो सकता है, कई क्वेश्चन इस तरह के आपके ऑप्शंस में आएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन था थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इस तरह का आपका और वाले क्वेश्चंस भी इस तरह के क्वेश्चंस में आएंगे। जैसे आगे भी काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें 2 में ऑप्शन है, आपको कोई एक सॉल्व करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको इस तरह से कंफ्यूज कर दे तो फिर आप उसको छोड़ के दूसरा भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, डिजीज लाइक डायरिया, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स एंड हेपेटाइटिस आर कॉज्ड बाय, इसहाल, आंतों के कीड़े और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां किस वजह से होती हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, आप जल्दी से बताइए। बल्कि अभी तो ये डिस्कस भी हो गया हमारा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस भी कर दिया वो थोड़ा सा। जी बताइए। पानी की आलूदगी में। किसने बताया ये? असरा, असरा कह रही हैं पानी की आलूदगी। और बताइए। ठीक है, मैसूर वाले भी कह रहे हैं पानी की आलूदगी। और कोई बताइए। ठीक है, ये भी कह रहे हैं इस्लाहुन्निसा वाले पानी की आलूदगी। ठीक है, ये अभी हमने थोड़ा डिस्कस भी किया था और आप लोगों ने बिल्कुल ठीक पहचाना। आपको याद होगा आंतों की बीमारी, डायरिया और हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तीनों किस्म के जो हेपेटाइटिस की बीमारी होती है ये गंदे पानी की वजह से होती है, गंदे पानी के इस्तेमाल की वजह से होती है। ये हमने पानी की आलूदगी में पढ़ा था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इस तरह कर लेते हैं। This conflict has been referred as mixed blessing conflict because of the involvement of multiple alternatives. इस तनाजे को मखलूत बरकत, हाँ ठीक है, मखलूत बरकत तनाजा कहा गया है क्योंकि इसमें मुताद्दिद मुतबादिल शामिल हैं। इसका क्या ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में दिया अप्रोच, अवॉइडेंस, अप्रोच अवॉइडेंस एंड फ्रस्ट्रेशन। ये भी वही क्वेश्चन है जिसमें चॉइस वाला क्वेश्चन भी आपका शामिल है। इस तरह इसमें दिया है रवैया नहीं, नजरिया, बल्कि नहीं, आपकी बुक में इसे तर्ज नजर कहा गया है। तर्ज नजर और अवॉइडेंस के लिए था वर्ड एहतराज। फिर वही तर्ज नजर, एहतराज, और यहाँ पे था चिड़चिड़ाहट। बताइए क्या ऑप्शन होगा इसका। असरा जी बताइए। ऑप्शन ए तर्ज नजर, इन्होंने ऑप्शन ए चूज किया, अप्रोच। ठीक है, और कोई बताइए। ये कौन कह रहा है? मैसूर वाले बच्चे भी कह रहे हैं अप्रोच। ठीक है, और कोई बताइए।
नेक नामपुर वाले बच्चे नहीं बता रहे कुछ भी, जल्दी से बताइए, किताब पलटना बंद कीजिए, याददाश्त से बताइए थोड़ा सा। ए, ऑप्शन ए, ओके ठीक है, ये वाले बच्चे भी कह रहे हैं ऑप्शन ए। और कोई बताइए। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, इदारा रहमतुल उलूम, ठीक है, ये भी ए ही कह रहे हैं, अक्सा, ओके। और कोई है जो बताना चाह रहा है? चलिए पहले अब हम इनको समझते हैं। याद करिए जब हमने इसको पढ़ा था तो हमने बात की थी तनाज़े के बारे में। जो तनाज़े हम महसूस करते हैं तो वो कितने किस्म के होते हैं, हमने देखा था वो 4 किस्म के होते हैं, ठीक है। उनमें मेन 3 किस्में थी, जिसमें था तर्ज नज़र, दूसरा था एहतराज, तीसरा था तर्ज नज़र एहतराज, और चौथा लास्ट में आया था चिड़चिड़ाहट। तो पहला अगर हम देखें तर्ज नज़र, इसमें यह है कि 2 ऑप्शंस हैं जो हमें दोनों ही पसंद हैं और हम दोनों में से चूज नहीं कर पा रहे कि किसको लें, ठीक है। दूसरा था कि मान लीजिए इसमें हमने मिसाल पढ़ी थी कि 2 शादी के इनविटेशन है और दोनों में हम जाना चाह रहे हैं, दोनों सेम टाइम के हैं। अब यहाँ कंफ्लिक्ट हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन सा वाला चूज करें, ठीक है। तो ये दूसरा था एहतराज, जिसमें दोनों ही ऑप्शंस हमें पसंद नहीं है लेकिन फिर भी हमें कोई एक चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें हमने मिसाल पढ़ी थी कि एक या तो जॉबलेस रहें या बहुत कम तनख्वाह वाली जॉब करनी पड़ जाए। तो अब आपको ये भी नहीं पसंद कि हम जॉबलेस रहें और हमें कुछ ना मिले, और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको बहुत कम तनख्वाह मिले, ये भी आप नहीं चाहते। तो दोनों ही ऑप्शंस आपको पसंद नहीं है लेकिन मजबूरन किसी एक को चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको कश्मकश में आप मुब्तला हो गए। तनाज़े की बजाय आप इसमें कश्मकश याद करिए जो आपने बुक में पढ़ा था। देखिए इस तरह से वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए इंग्लिश वाला आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद था आपका तर्ज नज़र एहतराज। अब इसके अंदर क्या था कि हमें एक ऑप्शन एक ही टाइम पर पसंद भी है और नापसंद भी है, जिसमें मिसाल दी थी शादी की कि एक इंसान भाई एज हो गई है, शादी कर लेनी चाहिए, तो वो सोच रहा है चलो ये एक अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, लेकिन वहीं उसको ये लगता है कि जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो एक ही टाइम पे एक चीज़ का अच्छा लगना और बुरा लगना, ठीक है, तो यहाँ पर कश्मकश हो रही है। और चिड़चिड़ाहट ये थी कि आप आपकी ज़रूरतें और ख्वाहिशात आप चाह रहे हैं और किसी वजह से उसमें पाबंदी लग गई है, तो इंसान ऐसे में फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो जहाँ तक मेरा मानना है इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जिसके अंदर एक ही ऑप्शन है आपके पास, एक ही चीज़ है जिसको करने में आपको कश्मकश महसूस हो रही है। इसमें आपके जो इमोशन है वो मिक्स्ड है, ठीक है। इसको कहा जाता है मिक्स्ड ब्लेसिंग, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्लेसिंग भी है और फ्रस्ट्रेशन भी है, कश्मकश भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, दोनों चीजें मिक्स हो रही हैं एक ही इवेंट को लेके। वही आपको अच्छी भी लग रही है एक टाइम पे और वही एक टाइम पे आपको बुरी भी लग रही है। इंग्लिश वाली बुक में ये वाला वर्ड शायद यूज भी हुआ है, मिक्स्ड ब्लेसिंग, ठीक है। तो इस तरह के कीवर्ड्स आपको बुक में मिलते हैं, आप उनको नोट डाउन करते रहा कीजिए और उनको याद कर लिया कीजिए कि ये किससे कनेक्टेड है, ठीक है। आपके पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप कीवर्ड्स को ध्यान देते हुए पढ़ें। अगर आपको सही कीवर्ड याद हो जाते हैं, सही इस्तिलाहात याद हो जाती हैं, उनका मीनिंग समझ में आ जाता है, दिमाग में सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर है, ज़रूरी नहीं आपने उसमें रट्टा मारा हो या आपने उसको लिखा हो 10 बार, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपने उसको समझ के पढ़ा है एक बार तो वही काफ़ी होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अच्छा, अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा है। दिस इज एन एक्सपीरियंशियल स्टेट विच मे रिजल्ट फ्रॉम ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स एंड मोटिव्स। अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अब 2 में 1 भी है और 2 में 2 भी है, आपको इनमें से कोई एक चूज करना है, तो दोनों नहीं करने हैं आपको। जब आपको और लिखा हुआ मिल जाए ना तो आप समझ जाइए कि यहाँ चॉइस है, या तो आप ये करें या फिर आप ये वाला कर लें। तो इसमें आपको जो सबसे ज्यादा अच्छी तरह आ रहा है आप वो करेंगे, ठीक है। दूसरे को आप छोड़ देंगे, यहाँ आपके पास ऑप्शन है, आप छोड़ सकते हैं, आपको छोड़ने में आपके नंबर नहीं कटेंगे। अब ऐसे का आंसर आप कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल ये आपकी आंसर शीट है, आप यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ज्यादा अच्छा होगा आप अपनी कॉपी के बीचों बीच ऊपर हेडिंग की तरह डालें क्वेश्चन नंबर,
ताकि एग्जामिनर जो है आपका उससे किसी तरह से गलती हो ही ना सके। उसके बाद आप डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाला कर लिया, तो इसके बाद आप डालेंगे 1, इसमें आंसर हमारा आ रहा है सी, तो आप सी लिखेंगे और सी के बाद इसका आंसर लिख देंगे, जैसे एहतराज और क्या था, तर्ज नजर, तर्ज नजर, एहतराज, कशमकश। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नहीं लिखना, सारे ऑप्शंस नहीं लिखने, सिर्फ सही ऑप्शन लिखना है, लेकिन इस तरह नंबर ठीक डालेंगे आप। क्वेश्चन नंबर ऊपर वाला भी आप सही डालेंगे और नीचे जो ऑप्शंस हैं उनका भी ठीक ठीक डालेंगे। यानी कि ये भी डालना जरूरी है, ये भी डालना जरूरी है और ये भी डालना जरूरी है। समझ रहे हैं आप? जी बताइए। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन 2(1) सी पॉइंट, तर्ज नजर, एहतराज, कशमकश, इतना पूरा लिखना होगा कशमकश के साथ। अगर आपके ऑप्शन में कशमकश नहीं लिखा तो वो वर्ड कशमकश आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो आप इतना लिख दीजिएगा, बस अप्रोच अवॉइडेंस इतना लिख दीजिए, हो जाएगा। लेकिन ये चीजें लिखनी बहुत जरूरी है, ये तीनों चीजें लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये नहीं छोड़ सकते आप। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि आपको ऑप्शंस को पूरा लिखना है, क्वेश्चन नंबर ठीक से डालना है, क्योंकि आपने आंसर तो ठीक लिखा लेकिन क्वेश्चन नंबर ठीक से नहीं डाला तो एग्जामिनर 48 क्वेश्चंस में से कहाँ तक ढूंढेगा कि किस वाले का आंसर है ना। आप नंबर सही डालें, ऑप्शन सही डालें, ऑप्शन का नंबर ठीक डालें, तो क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर के सामने मौजूद है, वो एकदम से ट्रेस आउट कर लेगा कि भाई किसका आंसर है ये। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन ना लिखें आप, बस क्वेश्चन का नंबर लिखें और ठीक लिखें, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। यस जी, क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी तीनों होता है। अब अगर हमें सेक्शन ए का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम उसे आखिर में लिखना चाहते हैं, तो सेक्शन डालिए, ऊपर हेडिंग डालिए सेक्शन की। मान लीजिए ये वाला पहला पेज है आपका और ये वाला आपका दूसरा पेज है, या ये वाला फर्स्ट पेज है। मान लीजिए आपने यहाँ से क्वेश्चन 1 कर लिया और आपने सेक्शन लिख के डाला था, सेक्शन ए। वैसे तो सेक्शन ए और बी जो है बहुत ज्यादा जरूरी नहीं भी है डालना, लेकिन अगर डाल देते हैं तो और प्लस पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी मौजूद हैं और दोनों ही सेक्शन में क्वेश्चन नंबर कंटिन्यूटी के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो है वो अलग हैं, उनके नंबर अलग हैं और इनके नंबर दोबारा से 1 से शुरू हो रहे हैं सेक्शन बी के, ऐसा नहीं है। बल्कि ए और बी दोनों सेक्शन के क्वेश्चन नंबर जो है वो कंटिन्यूएशन में है, तसलसल के साथ जा रहे हैं, 1 2 3 4 to 48 तक जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं क्वेश्चन जो आपके सेक्शन ए में है वो 1 2 3 से ऐसे जितने भी हैं उतने हैं और फिर सेक्शन बी में दोबारा से 1 2 3 से काउंटिंग हो रही है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर दफा आपको फिर सेक्शन डालना जरूरी था। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पहचान के लिए है आपके इस वाले क्वेश्चन में, खास तौर से साइकोलॉजी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो इसके अंदर आपको अलग अलग सेक्शन डालना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अलग कोई सब्जेक्ट है जिसके अंदर अलग अलग सेक्शन के दोबारा से क्वेश्चन नंबर शुरू हो रहे हैं, सीरीज अलग से स्टार्ट हो रही है, तो वहां आपको सेक्शन बार बार डालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ समझ में आ रहा है तो आप सिर्फ ये डाल दें। इसमें सिर्फ पहचान के लिए है कि ये वाले क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव हैं, आपको याद दिलाने के लिए ये सिर्फ। ठीक है, कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कहीं आप सेक्शन ए के आंसर्स में सब्जेक्टिव आंसर ना लिखना शुरू कर दें। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, इस बार मैंने ये थोड़ा सा नोटिस किया कि जितने भी क्वेश्चंस ऑप्शन में आ रहे हैं वो टॉपिक सेम ही है, टॉपिक दोनों का सेम है। जैसे इसमें हमने देखा यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात हो रही है, कशमकश के बारे में बात हो रही है, और इसमें भी कशमकश के बारे में ही बात हो रही है। देख रहे हैं आप, ऑप्शन दोनों के सेम ही है, सवाल बदल दिया गया है। दिस इज एक्सपीरियंशियल स्टेट विच मे रिजल्ट फ्रॉम ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स एंड मोटिव्स।
ये एक तजर्बाती हालत है जो ज़रूरियात और मुहर्रिकात की रुकावट से पैदा होती है। बताइए क्या है ये? अभी हमने चारों को समझा भी था, तो आंसर देना बहुत मुश्किल नहीं है आपके लिए। वो बच्चे जो बुक में ढूंढ रहे हैं आंसर, वो ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। बताएं क्या आंसर होगा? जी। ऑप्शन ए किसने कहा? मोहसिना जामिया। ऑप्शन दूसरा किसने कहा है? कौन सा कहा है? 1 2 3 4 कौन सा कहा है? डी, फॉर फ्रस्ट्रेशन। ओके, यानी कि नाकामी। और कोई बताइए? ऑप्शन डी, ठीक है। नेक नामपुर वाले बच्चे भी कह रहे हैं ऑप्शन डी। है ना? तूबा जी, तूबा बताइए। ऑप्शन डी, ओके। आप बताइए। है ना? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ओके। चलिए, ज्यादातर बच्चों का आ गया आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। फ्रस्ट्रेशन या नाकामी यही वो चीज है जो हमारी जरूरियात और ख्वाहिशात की किसी रुकावट की वजह से पैदा होती है। यानी कि हमारी जरूरत है कोई और हम उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन किसी रुकावट की वजह से पूरा नहीं कर पा रहे हैं और हमारा मोटिवेशन उसी की वजह से डाउन चला जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर है, शाबाश। चलिए, लैंग्वेज इज इन्फ्लुएंस। देखिए, असल में मैंने ये चीज भी नोटिस की है कि इस बार क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन पेपर भी इजी ही आएगा। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन सही चूज करने हैं। लैंग्वेज यूसेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, लैंग्वेज जो आप इस्तेमाल करते हैं वो किस चीज से मुतासिर होती है? उम्र, जिन्स, सकाफती पस मंजर या सब? एज, जेंडर, कल्चरल बैकग्राउंड, ऑल? बताइए। हम जो जबान अपनी सीखते हैं, हमारी जो जबान हम इस्तेमाल कर पा रहे होते हैं, उसका जो असर है वो किस वजह से आता है हमारी जबान पर? असरा? मैम डी। ऑप्शन डी, ऑल। ओके, अब और कोई बताए? मोहसिना जी। मैम ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी। और कौन बता रहा है? मैम ऑप्शन डी आएगा। महशर जामिया जी, ऑप्शन डी। और कोई बताएं? इल्मा फ्रॉम मेरठ जी। बेटा क्या बता रही हैं आप? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ठीक है, वेरी नाइस। सबने बिल्कुल सही बताया कि हमारा इन सब, ऑल का मतलब है इन तीनों ऑप्शंस का, तीनों का ही असर पड़ता है हमारी जबान के इस्तेमाल पर। ठीक है, उम्र का भी असर पड़ता है, जाहिर सी बात है, हमारी जितनी उम्र बढ़ती रहती है हमारी जबान साफ होती रहती है। जिन्स का असर पड़ता है, मर्द और औरतों की जबान में फर्क पाया जाता है, वो ग्रामेटिकल में फर्क भी होता है। जैसे लड़के बोलते हैं करूंगा, लड़कियां बोलती हैं करूंगी, है ना? और इसके अलावा दोनों की कंपनी डिफरेंट होती है, लड़कों की कंपनी अलग होती है, लड़कियों की कंपनी अलग होती है, तो इस तरह से भी डिफरेंस आता है। इसके अलावा सकाफती पस मंजर, जिस माहौल में, जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, जो तहजीब हमारी है, वो भी हमारी जबान पर असर डालती है। तो वेरी गुड, शाबाश, इसका यही ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिए, जैसे ही आपको ये 1 लिखा हुआ मिले, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है और 1, तो समझ जाइएगा इसमें ऑप्शन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है या बीच में। चलिए, आइडेंटिफाई द पीरियड व्हेन सेटिस्फैक्टरी हेटेरोसेक्सुअल एडजस्टमेंट्स आर फैसिलिटेटेड, करियर इज प्लान्ड एंड फिलोसफीज ऑफ लाइफ आर मोल्डेड। उस दौर की शिनाख्त करें जब तसल्ली बख्श मर्द और के ताल्लुकात की एडजस्टमेंट होती है। यहाँ पे ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है उर्दू में, ताल्लुकात की नहीं बल्कि हमारे रोल जो हैं वो तय हो जाते हैं, जिनसी रोल एक तरह से तय हो जाते हैं, बल्कि जिनसी रोल में पुख्तगी आ जाती है।
करियर की मंसूबाबंदी की जाती है और जिंदगी के फलसफे बनाए जाते हैं। ये कौन सा दौर है जिसमें ये सारी चीजें होती हैं? इन्फेंसी, एडोलसेंस, अडल्टहुड, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड नौजवानी। अब देखिए इसमें ऑप्शन डी है चाइल्डहुड, इसमें ऑप्शन, अच्छा इसमें भी ऑप्शन डी है, नहीं ए भी है। अब इन्फेंसी के लिए भी इन्होंने बचपन लिख दिया है और इसके लिए भी बचपन लिख दिया है, तो आपको यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश पे ध्यान देना पड़ेगा। इन्फेंसी कहते हैं शीर खारगी को, ठीक है, शीर खारगी। और ये बचपन जो चाइल्डहुड वाला बचपन है वो ऑप्शन डी है, ठीक है। अगर इस तरह आपको ट्रांसलेशन में गलती मिलती है उर्दू वाले में तो आप इंग्लिश वाले को फाइनल करेंगे, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि उर्दू वाले क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर इस तरह से दोनों में अलग अलग ऑप्शंस आपको मिले या आपको कोई गलती नज़र आ रही है तो आप इंग्लिश के हिसाब से अपना ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है, जो ऑप्शन इंग्लिश में है। तो बताइए इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा? शीर खारगी, नौजवानी, बालिगी और बचपन। कौन बता रहा है? असरा, नौजवानी। और कोई बताएं? जी मैसूर वाले बच्चे बताइए, अनम्यूट कीजिए खुद को। ऑप्शन बी नौजवानी, दोनों ने कहा है नौजवानी। और कोई बताएं? ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन बी, ये कौन कह रहा है? इस्लाहुन्निसा, संभल, ऑप्शन बी। और कोई बताएं? ऑप्शन बी। ठीक है, ये अच्छा इसको याद करते हैं अब हम, क्या था इसके अंदर। बचपन में यानी कि शीर खारगी में बच्चा जो है उसको दीन दुनिया का कुछ पता नहीं होता, अभी उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है, वो नॉलेज हासिल कर रहा होता है, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, हर तरीके की, है ना। इसके बाद हमने देखा नौजवानी में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, वहाँ जेंडर आइडेंटिटी को लेके, अपनी पहचान को लेके बहुत सारे क्राइसिस होते हैं यहाँ पर, बहरान, लाइफ के बहुत बड़े बड़े बहरान यहाँ पर होते हैं। बलूगत के टाइम पर आकर इंसान जो है थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, यानी कि उसमें थोड़ा सा इस्तदलाल आ जाता है। इसके अलावा बचपन में हमने देखा कि यहाँ पे आके बच्चे जो हैं दुनिया को, बचपन, ये अभी शीर खारगी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बचपन की बात कर रहे हैं। इसमें आते थे बच्चे जो हैं, लड़कपन का सा दौर आता है थोड़ा सा, और यहाँ पे हर चीज का डेवलपमेंट रैपिड होने लगता है। हाँ, ग्रोथ थोड़ी सी ठहर जाती है बचपन में आके, यानी कि जो लंबाई का और वजन का जो बढ़ोतरी है वो थोड़ी सी रुक जाती है, लेकिन बाकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से होते हैं, ये हमने पढ़ा था। लेकिन आप अगर याद करें तो हमने बलूगत में ये बात पढ़ी थी कि इंसान जो है अब अपने करियर के बारे में सोचना शुरू करता है, उसके लाइफ से रिलेटेड क्या थिंकिंग है वो परवान चढ़ती है ना। आमतौर पे ये अर्ली अडल्टहुड में होता है। एडोलसेंस में इंसान जो है वो खुद पर काबू नहीं पा रहा होता है ना, वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता, रियलिटी को कई दफ़ा एक्सेप्ट नहीं करता। ये हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा नशोनुमे वाले चैप्टर्स में, है ना। तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन बलूगत होगा, यानी कि अडल्टहुड, जिसमें आकर इंसान अपनी फिलॉसफी चूज कर लेता है कि हमें किस फलसफे के तहत जिंदगी गुजारनी है ना, और क्या हमारा आगे चलकर वो होगा, जिम्मेदारियां क्या होने वाली हैं, शादियां होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं, और करियर में जो है इंसान स्टेबल होना शुरू हो जाता है। अल्लाह हाफिज।